नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र दत्त नौटियाल फिर हाजिर हूँ आपके सामने इस नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से गुप्तकाशी फाटा गौरीकुंड होते हुए कैसे बाबा भोलेनाथ केदार भूत भवन की डोली जाती है, पंचमुखी विग्रह डोली। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जो मुझे मेरे दर्शकों के केदारनाथ प्रेरणा जो प्रोडक्शन मेरा है, तो उसके दर्शकों के जो कमेंट्स मिले मुझे कि वो केदारनाथ आना चाहते हैं और किस तरीके से, किस प्रकार से वो लोग आ सकते हैं। पूरे हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब जगह से जो लोग आते हैं, तो मैं प्रत्येक का कमेंट्स का तो हालांकि जवाब नहीं दे पाया, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप केदारनाथ की यात्रा में आ सकते हैं। और क्योंकि 2 जून है और इस समय तो यात्रा बहुत अपने बड़े चरम पे रहती थी, बड़े पीक पे रहती थी, लेकिन ये कोरोना काल है तो सुनसान अभी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू होगी तो आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य आइए, और जो लोग केदारनाथ आना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुने, और जो नहीं भी आना चाहते हैं वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि बाबा केदार की कृपा होती है तो आदमी गर्व से जो है केदारनाथ पहुंच जाता है। उस भोले बाबा का स्मरण करिए तो निश्चित रूप से आपको केदारनाथ आने का अवसर प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न प्रदेशों से आप अगर दिल्ली के रास्ते आते हैं तो आप किस प्रकार से वहाँ से आएंगे केदारनाथ के लिए। तो दिल्ली से आगे केदारनाथ के लिए आने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको तो या तो हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून आपको आना पड़ेगा। और अगर सीधा रूट तो आपका, अगर मैं बताऊँ आपको, तो सीधा रूट तो आपका देहरादून के बजाय जो है, हालांकि आपके वहाँ से भी ठीक है, लेकिन फिर भी हरिद्वार का या ऋषिकेश का जो रूट है वो ठीक पड़ेगा। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ट्रेन से यात्रा करेंगे या बस से आप चलेंगे, या आपकी कोई पर्सनल अपनी कार होगी या टैक्सी होगी, बाइक होगी। तो ये आपके जो यहाँ केदारनाथ यात्रा के लिए आप आ रहे हैं तो ये आपके पास आने के लिए दिल्ली से ऑप्शन होंगे। तो पहले हम लोग ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो ट्रेन दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के लिए लगभग 10 ट्रेनें वहाँ से चलती हैं, और वहाँ से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश की जो दूरी है वो लगभग 245-50 किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे पहले किराए की हम बात कर लेते हैं। तो जो सेकंड सीटिंग का जो किराया है वो 150 रुपये है, और अगर आप फर्स्ट एसी से आप यात्रा कर रहे हैं तो वो 1200 के लगभग है। दूसरा जो ऑप्शन है वो बस का ऑप्शन है। अब बस जो है आपको आईएसबीटी से मिल जाएंगी, और अगर हम बस की बात करते हैं तो बस दिल्ली आईएसबीटी से लगभग 24 घंटे वहाँ से बसें चलती रहती हैं। आपको वहाँ पर उत्तराखंड परिवहन की बस मिल जाएगी, आपको वहाँ पर यूपी परिवहन की बस मिल जाएगी। तो वहाँ से आप बस से देहरादून या ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। और अगर जो किराए की बात है, जो साधारण बस आपकी चलती है वहाँ से 250-300 रुपये उसका किराया होता है। और जो वाल्वो वगैरह जो एसी बसें होती हैं तो उसमें 700-800 रुपये तक का किराया होता है। तो आप आराम से 6-7 घंटे के सफ़र में आराम से रास्ते में नाश्ता वगैरह करते हुए आराम से पहुँच जाते हैं। और अब हम फ़्लाइट की बात कर लेते हैं। दिल्ली से जो फ़्लाइट है वो जॉलीग्रांट तक है। जॉलीग्रांट देहरादून और ऋषिकेश के बीच में है। वहाँ पर से आपको फिर ऋषिकेश ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको 4 धाम की जो बसें मिलेंगी वो ऋषिकेश बस अड्डे से आपको मिलेंगी। ऋषिकेश और हरिद्वार और देहरादून में आपको रात्रि विश्राम के लिए होटल हैं, लॉजेज हैं, ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं बड़े रीजनेबल रेट पे। और ऋषिकेश और जो हरिद्वार है उसमें धर्मशालाएँ भी हैं। धर्मशालाओं में आप रुक सकते हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जिस प्रकार का भी, जैसे भी आपका बजट है, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो उस हिसाब से आप रुकिए। और खाने के लिए आप जो है
वहाँ पर ढाबे हैं, होटल हैं, लॉज वो हैं, उसमें आप 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 250 रुपये, जिस प्रकार की आप थाली चाहेंगे या जिस प्रकार का आप खाना चाहेंगे तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। रूम भी सिंगल रूम, फैमिली रूम, हर प्रकार के रूम जो है आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब आप दिल्ली से देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार जहाँ भी आप रुके हुए हैं, आप सुबह कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी चलने की। सुबह 3-4 बजे से लेकर के और 10, 11, 12 बजे तक बसें चलती रहती हैं, टैक्सी वगैरह चलती रहती हैं। तो अगर आप हरिद्वार में हैं या ऋषिकेश में हैं तो वहाँ पर आप को बसों में हिमगिरी है, विश्वनाथ है, नंदा देवी एक्सप्रेस, कई प्रकार की जो जीएमओ की जो बसें हैं वो लगातार चलती रहती हैं 4 धाम के लिए। तो केदारनाथ के लिए आप भी बस की में आ सकते हैं। 300 से 500 रुपये आप कहाँ रुकते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आप रुद्रप्रयाग रुक रहे हैं या गुप्तकाशी रुक रहे हैं या फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड कहाँ रुक रहे हैं, उस हिसाब से किराया आपको होगा प्रति सीट के हिसाब से। और यदि आप मैक्स टाटा सुमो इससे आते हैं तो आपको टैक्सी स्टैंड आपको जाना पड़ेगा। ऋषिकेश में भी है और हरिद्वार में भी है टैक्सी स्टैंड। और आप प्राइवेट कार से हैं तो आप किसी भी समय और कैसे भी आप आ सकते हैं। लेकिन कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर जल्दी चलेंगे, जैसे जैसे देर होती जाएगी तो थोड़ा सा बसों को मिलने में और टाटा सुमो टैक्सी, क्योंकि पहाड़ों की ओर जल्दी निकल जाते हैं, 12-1 बजे तक सब निकल जाती हैं। ऋषिकेश से जब आप अगले दिन की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको सीधे गुप्तकाशी, फाटा या गौरीकुंड के लिए बस, टैक्सी या किसी और माध्यम से आना है। गुप्तकाशी, फाटा व गौरीकुंड वह स्थान है जहां से अगले दिन आपको केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ करनी है। और ये वो स्थान है जहां पे आपको खाने की, रहने की या किसी भी अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। नाइट स्टे अगर आप जहां भी करेंगे तो वहां पर आपको रिजनेबल रेट पे पर्याप्त मात्रा में कमरे उपलब्ध हैं। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से चलते हुए आप जहाँ भी रुकते हैं, चाहे आप रुद्रप्रयाग रुकें, चाहे आप जो है गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, आप कहीं भी रुकें, आप वहाँ पर यदि आपकी एडवांस बुकिंग है तो ठीक है। यदि एडवांस आपकी बुकिंग नहीं है तो आप 2, 4, 5, 7 होटलों को अवश्य देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा चूज करने के लिए मिल जाए। और रेट्स का भी आपको उस हिसाब से आप लगा लें अंदाज कि भाई 1000 रुपये के या 2000 के या 3000 के या 500 रुपये के तक के भी मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। कमरे 2 रूम, फैमिली रूम, सिंगल रूम, सब प्रकार के आपको मिल जाएंगे। और खाना भी आपको बड़े रिजनेबल रेट्स पे मिलेगा। 100 रुपये थाली से लेकर के 150, 200 तक मिल जाएगा। अगले दिन गौरीकुंड से आपकी यात्रा केदारनाथ के लिए प्रारंभ होती है। आप या तो पैदल वहां के लिए यात्रा कर सकते हैं या घोड़े से आप जा सकते हैं, कंडी में बैठ के जा सकते हैं या हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से आप वहां पे जा सकते हैं। आप अगर पैदल आप जाना चाहते हैं तो 17 किलोमीटर का मार्ग है। 17 किलोमीटर में आप आराम से, अगर आपके अंदर है पावर, है इम्यूनिटी है, चलने की क्षमता है, तो बहुत बढ़िया सफ़र है। आपको रास्ते में आते जाते बहुत लोग मिलेंगे बाबा की जय जयकार करते हुए। और यदि आप डंडी, कंडी और घोड़ा से आप अगर यात्रा करना चाहते हैं तो उसके तमाम रेट्स लिखे हुए होते हैं। बड़े बड़े जो बैनर बने हुए हैं प्रशासन की तरफ से, घोड़े का फिक्स होता है, डंडी, कंडी का बिल्कुल फिक्स होता है रेट। तो उस रेट पे आप चले जाइए। लगभग थोड़ा डंडी थोड़ा, क्योंकि 4 लोग लेकर के चलते हैं तो उसको जो है वो विशेष रूप से, जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं जो घोड़े में नहीं बैठ सकते हैं या जिनका बहुत भारी वजन है, कंडी में नहीं रह सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है डंडी की व्यवस्था होती है। वो थोड़ा महंगी पड़ती है, 7-8 हज़ार के आसपास उसका ख्याल है कि रेट उसके फिक्स होते हैं। और 3500-4000 रुपये तक घोड़ा पड़ जाता है। आपका कंडी भी उसी हिसाब से आपको पड़ जाती है। तो आप आराम से 17 किलोमीटर के जो रूट्स है उस पर रास्ते में अच्छे अच्छे झरने हैं,
हरियाली है, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, उसके आप दर्शन करिए। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे, केदारनाथ में पहुँचेंगे, तो आपको वहाँ पर बहुत जिस भी प्रकार का आपका रूम चाहिए रीजनेबल रेट पे आपको वहाँ पर रूम उपलब्ध हो जाते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी वहाँ पर गेस्ट हाउस है, वो भी वहाँ पर उपलब्ध है। और अन्य भी तमाम लॉजेज और इस प्रकार के वो बने भी हैं, प्रशासन की तरफ से भी हैं, लोगों के भी हैं। तो वहाँ पर आप रुकिए और शाम को आप रात को आरती दर्शन करिए। बहुत सुंदर भगवान का श्रृंगार होता है और एक अलौकिक दिव्य दर्शन भगवान भोलेनाथ जी के होते हैं। लगता है कि हम कहीं कैलाश में, साक्षात कैलाश पर्वत में आ गए हैं। तो वहाँ पर आप भगवान की आरती करिए और सुबेरे उठ करके आप भैरवनाथ जी के दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रूट आपको मिलेगा। और यदि आप हेली सेवा से जाना चाहते हैं तो हेली सेवा आपको गुप्तकाशी के पास जागदार में 4 धाम हेली सेवा है, वहाँ से आप जा सकते हैं। आपका मस्ता नाला में वहाँ पर है, हेलीपैड सेवा है, वहाँ से आप जा सकते हैं। सिरसी बड़ासू में है, वहाँ से आप जा सकते हैं। फाटा से आप जा सकते हैं। और अभी अनुमति तो हालांकि नहीं है, लेकिन सोनप्रयाग में भी इस प्रकार की हेली सेवाएं उपलब्ध होने वाली हैं। तो आप हेली सेवा से भी कर सकते हैं। दोनों तरफ का 7,000 के आसपास ये जो फिक्स होता है प्रशासन की तरफ से। और आप ऑनलाइन भी उसकी बुकिंग करा सकते हैं और उसी समय भी आपको टिकट मिल जाते हैं। तो आप 8 या 10 मिनट का समय होता है। केदारनाथ में सुबेरे आप पूजा अर्चना के बाद, और अगर आप भैरवनाथ जी के दर्शन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो रक्षपाल हैं केदारनाथ के। लेकिन अगर वापसी में आप हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि रास्ते में सोनप्रयाग जो स्थान है वहाँ से त्रिजुगी नारायण लगभग 10-12 किलोमीटर है, ऊपर गाड़ी जाती है वहाँ तक, मंदिर तक। और शिव पार्वती का विवाह स्थल है वो, और जहाँ सतयुग से अखंड जो धूनी है वो जब वहाँ जल रही है, तो उसकी पवित्र जो राख है वो बहुत काम आती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनके माथे पर लगा दें या बुखार वगैरह इस प्रकार की कुछ मान्यताएं हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर के आप अगर दर्शन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको गुप्तकाशी में ये भोले बाबा काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, जो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, और अर्धनारीश्वर का मंदिर, उसके आप दर्शन कर दीजिए। मणिकर्णिका कुंड है, वहाँ पर आप स्नान कर दीजिए। और उसी के ठीक सामने पे आप ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर है, उसके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर आगे माँ काली माई का मंदिर है, वहाँ के आप दर्शन करिए। यहाँ पे एक जाख राजा है, वहाँ के आप दर्शन करिए। अगस्त्य ऋषि का मंदिर है, अगस्त्य मुनि में, उसके दर्शन करिए। और आप अगर तुंगनाथ की वादियों में जाना चाहते हैं तो बहुत सुंदर वहाँ पर स्थान है, चोपता, बहुत दर्शनीय। और वो रास्ता बद्रीनाथ के लिए भी जाता है, तो वहाँ के भी आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, लोगों के ये भी प्रश्न रहते हैं कि केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे जो उचित समय होता है वो कौन सा है। ये कमेंट्स आए थे, तो मैं आपको जानकारी दूं कि अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो सबसे जो अच्छा अवसर है, जो सबसे अच्छा समय है, वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में रहता है। इसी प्रकार का मौसम रहता है, साफ खुला हुआ। ये देखिए, आप सामने हिमालय दिखाई दे रहा है, ये चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। और बरसात में अगर आते हैं तो उस समय चारों तरफ जो है ये बादल वगैरह कोहरा लगा रहता है, तो वो मौसम थोड़ा, फिर रास्ते भी गाड़ गदेरों की वजह से दिक्कत थोड़ा होती है। लेकिन फिर भी लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर मौसम का अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा, सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा सा जो है भीड़ भी कम हो जाती है, और लॉजेज वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, सही मिल जाते हैं। और जो कपाट बंद होने का जो समय होता है वो दीपावली के समय में, जिसको बलिराज कहते हैं,
वो फिक्स होता है। उस दिन जो है कपाट जो है भगवान भोलेनाथ जी के केदारनाथ में बंद हो जाते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे, इसको अपने मित्रों तक, अपने परिचितों तक इसको शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और नित्य नई हम इसी प्रकार की जो हमारे विभिन्न जो धाम है देवी देवताओं के, और ये जो केदार खंड का, बद्री खंड का और गंगोत्री जमुनोत्री और यहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता है उसके वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री केदारेश्वर, जय श्री तुंगनाथ, जय श्री बद्रीनाथ, जय श्री मधुमेश्वर।